हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 6 है। यहां पर हम लोग उत्तर अमेरिका भूमि और जलवायु अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। तो उत्तर अमेरिका जो है उत्तर पश्चिम में अलास्का, यानी इसके उत्तर पश्चिम में अलास्का रीजन है। उत्तर पूर्व में लेब्राडोर, उत्तर पूर्व में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेब्राडोर सागर है। और दक्षिण में पनामा की मध्य फैला हुआ है। तो दक्षिण में मध्य अमेरिका का एक देश है पनामा। तो इनके बीच में उत्तर अमेरिका महाद्वीप का विस्तार है। आकार के आधार पर देखें तो एशिया और अफ्रीका के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में उत्तर ध्रुव महासागर है, यानी इसके उत्तर में जो है उत्तर ध्रुव महासागर पड़ता है इस साइड में, जहां पर यह ठंडे और वीरान द्वीपों की श्रृंखला के रूप में टूट गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि उत्तर में ये जो है ठंडे और वीरान द्वीपों की श्रृंखला के रूप में ये टूट गया है। इसी का ही एक टूटा हुआ बड़ा सा द्वीप है जिसको ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। देखिए, ग्रीनलैंड वैसे तो अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है, लेकिन इस पर ऑफिशियली डेनमार्क का नियंत्रण है। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क के अधीन है। अगर हम इसको भौगोलिक रूप से देखें तो भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर एक यूरोपीय देश डेनमार्क का अधिकार है। दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक सक्रिय पट्टी के रूप में बदल गया है, जिसे मध्य अमेरिका कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दक्षिण में यह महाद्वीप जो है भूमि की एक सक्रिय पट्टी के रूप में बदल गया है और इसे मध्य अमेरिका कहा जाता है। वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से प्रसिद्ध अनेक द्वीपों का एक समूह भी इसी महाद्वीप का अंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैरिबियन द्वीप समूह या फिर इन्हें वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है, वो भी इसी महाद्वीप का अंग है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो कोलंबस था, कोलंबस भारत तक का जो रास्ता था उसको खोजने के लिए निकला था और गलती से पवनों के प्रभाव की वजह से वो इस साइड में पहुंच गया, कैरिबियन द्वीप समूह पर पहुंच गया और उसने इसे जो है वेस्ट इंडीज का नाम दिया। तो वेस्ट इंडीज या जो पश्चिमी द्वीप समूह आप जो देख रहे हैं, ये भी अमेरिका महाद्वीप या उत्तर अमेरिका महाद्वीप के ही पार्ट हैं। इसके उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा जैसे ठंडे ध्रुवीय प्रदेश हैं। क्योंकि ये प्रदेश जो है आर्कटिक सर्कल के नियर हैं, आर्कटिक सर्कल इनसे होकर गुजरता है, इसी वजह से ये प्रदेश जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडे प्रदेश हैं और काफ़ी ज़्यादा बर्फ से ढके हुए ध्रुवीय प्रदेश हैं। दूसरी ओर दक्षिणी भाग में छोटे छोटे कैरिबियन द्वीपों के गर्म बालू तट और मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। क्योंकि ये रीजन जो है, इसका जो आप देख पा रहे हैं दक्षिण वाला जो पार्ट है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा यहाँ पर जा रही है, कर्क रेखा यहाँ से जा रही है। तो कर्क रेखा यहाँ से जाने की वजह से ये रीजन जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के प्रभाव में आ जाता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और अच्छी खासी यहाँ पर बारिश भी होती है। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर अमेरिका का कुल क्षेत्रफल जो है 2 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक है। इसका 3/4 क्षेत्र जो है कनाडा और यूएसए के अंतर्गत है। ये 3/4 क्षेत्र जो है कनाडा देश और यूएसए के अंतर्गत आ जाता है और शेष 1/4 जो है इस भाग में ग्रीनलैंड, मैक्सिको और कई छोटे छोटे देश इसमें शामिल हैं। अब है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के भौतिक लक्षण। तो देखिए, उत्तर अमेरिका को जो है 4 प्रमुख भौतिक भागों में डिवाइड किया गया है। इन 4 प्रमुख भौतिक भागों में पहला भाग आ जाता है कैनेडियन शील्ड। जैसा कि आप यहाँ पर मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये वाला जो रीजन है इसको कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैंने आपके सामने वही मानचित्र लगाया है जो मानचित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। इसके बाद है अपलेशियन पर्वत या पूर्वी उच्च भूमियाँ। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इसको अपलेशियन पर्वत या फिर पूर्वी उच्च भूमियों के नाम से जाना जाता है। फिर है आपका मध्यवर्ती विशाल मैदान। ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं इसको मध्यवर्ती विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है पश्चिमी कॉर्डलेरा या फिर पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये जो पर्वतों की एक श्रृंखला है इसको पश्चिमी कॉर्डलेरा या फिर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो बारी बारी से हम इन चारों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैनेडियन शील्ड की, यानी हम इस वाले रीजन की सबसे पहले बात करेंगे। ये वाला जो रीजन मैंने हाईलाइट कर दिया है, हम इसकी सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो यह शील्ड जो है कनाडा के लगभग आधे भाग में फैली हुई है और इसका निर्माण जो है प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। लेकिन निरंतर अपरदन और अपक्षय की वजह से इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई 300 से लेकर 400 मीटर से भी कम रह गई है। इसके बड़े भाग में दलदली भूमि और अनेक झीलें हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैव, अथावस्का, रेनडियर, विनिपेग झीलें यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। इसका जो उत्तरी भाग है
वर्ष के अधिकतर महीनों में हिम और बर्फ से ढका रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके उत्तरी भाग में यहाँ पर आर्कटिक सर्कल यहाँ से जा रहा है, तो आर्कटिक सर्कल यहाँ पर जाने की वजह से इसका जो उत्तरी भाग है वर्ष के अधिकतर महीने में बर्फ से जमा रहता है। इसके दक्षिणी भाग में मीठे पानी की 5 झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, तथा सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ हैं। इसके दक्षिणी भाग में यहाँ पर ग्रेट लेक्स है और यहीं से सेंट लॉरेंस नदी भी निकलती है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। देखिए, कई बार ये पूछा जाता है कि नियाग्रा वाटरफॉल जो है किन 2 झीलों के मध्य है, या इरी और ओंटारियो झील के मध्य में पड़ता है। सुपीरियर के बारे में आपको पता होगा, सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील की प्रमुख नदी सेंट लॉरेंस है, जो ओंटारियो झील से निकलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यानी यह जो नदी है सेंट लॉरेंस नदी, ये ओंटारियो झील से निकलकर उत्तरी महासागर में अपना जल गिराती है। यह जो है उत्तर अमेरिका का व्यस्त अंत्यस्थली जलमार्ग है। इस सी सील्ड में मैकेंजी नदी का प्रवाह होता है, जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है। देखिए, मैकेंजी नदी जो है कनाडा के उत्तर में बहती है और ये अपना जल जो है आर्कटिक सागर में गिराती है। कैनेडियन सील्ड की बात करें तो यह सील्ड बहुमूल्य खनिज संसाधनों का भंडार है। यहाँ पर सोना, चांदी, निकल, लोहा, तांबा, प्लेटिनम, रेडियम, कोबाल्ट और यूरेनियम के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है अपलेसियन पर्वत। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूर्वी उच्च भूमियों को अपलेसियन पर्वत या फिर पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित अवशिष्ट व मूर्धार पर्वत के रूप में अपलेसियन पर्वत का विकास हुआ है। देखिए, फिर से मैं आपको दिशा का ज्ञान करा देता हूँ। इस तरह से आप दिशा के ज्ञान के लिए लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका ऊपर नॉर्थ है, नीचे आपका साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो इस हिसाब से कहाँ पर पड़ रही है? इस हिसाब से पड़ रही है इस साइड में, ठीक है। इसीलिए इसको जो है दक्षिण पूर्वी कहा गया है। तो उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित अवशिष्ट और मूर्धार पर्वत के रूप में अपलेसियन पर्वत का विकास हुआ है। देखिए, अपलेसियन पर्वत की ऊंचाई जो है कहीं कहीं पर 1000 मीटर के करीब है और कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई जो है लगभग 2000 मीटर के करीब है। यानी किसी समय में पर्वत जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन सदियों से यहाँ पर नदियाँ वगैरह, हिमानियाँ वगैरह जो है इसका अपरदन करती रही हैं। परिणाम स्वरूप यह घिसघिसाकर इसकी ऊंचाई जो है काफ़ी कम रह गई है। तो नदियों और हिमानियों के द्वारा अपरदित यह क्षेत्र जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्रमुख नदी हडसन है, जिसके किनारे पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क शहर किसके किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे पड़ता है। हडसन नदी को इरी नहर के द्वारा ग्रेट लेक से जोड़ दिया गया है। माउंट मिसेल जो है अपलेसियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। देखिए, अपलेसियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट मिसेल। अपलेसियन पर्वत के पूर्वी किनारे पर पीडमॉन्ट का पठार स्थित है, जो पर्वतपदीय पठार का उदाहरण है। पर्वतपदी का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर पर्वत एंड हो रहा है तो पर्वत के ही पैरों पर यहाँ पे पठार स्टार्ट हो जाता है, तो इसको पर्वतपदी पठार कहा गया है। कोयला, तांबा और सीसा जो है यहाँ के मुख्य खनिज हैं। इसके बाद बात करते हैं मध्यवर्ती विशाल मैदान की। रॉकी पर्वत के पूर्व तथा अपलेसियन पर्वत के पश्चिम में नदियों के द्वारा निक्षेपित विशाल मैदान को ही उत्तर अमेरिका का विशाल मैदान कहा जाता है। यानी ये रॉकी पर्वत पड़ता है आपके पश्चिमी कॉर्डिलेरा का पार्ट है और अपलेसियन पर्वत पड़ता है इस साइड में। तो अपलेसियन पर्वत के पश्चिम में और रॉकी पर्वत के पूर्व में जो नदियों के द्वारा निक्षेपित विशाल मैदान है, इसको मध्यवर्ती विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार जो है दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से लेकर उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टाई प्रदेश तक है। यानी यहाँ पर आपकी मैकेंजी नदी बहती है, तो मैकेंजी नदी के डेल्टाई प्रदेश से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक इसका विस्तार है। इसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी व मिसौरी नदियों की विशाल निम्न तथा समतल तोड़ी फैली हुई है। देखिए, इसका जो मध्यवर्ती भाग है यहाँ पर एक नदी है मिसिसिपी और इसकी एक सहायक नदी है मिसौरी। तो इन नदियों की विशाल निम्न और समतल तोड़ी यहाँ पर फैली हुई है। देखिए, मिसिसिपी नदी जो है इसका उद्गम जो है इटास्का झील से होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि मिसिसिपी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम जो है इटास्का झील से होता है। शीतोष्ण घास की अधिकता की वजह से इस क्षेत्र को प्रेरी मैदान भी कहते हैं। यानी यहाँ पर शीतोष्ण घास की अधिकता है, इसी वजह से इस क्षेत्र को जो है प्रेरी मैदान भी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी जो है, चूंकि प्रेरी प्रदेश जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, तो यहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर कपास, गेहूँ और मक्के की कृषि की जाती है। यहाँ के एक भाग में जो है पूरा मक्के की बेल्ट भी है, मक्के की पेटी भी है, जहाँ पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भी किया जाता है। इसके बाद आ जाता है पश्चिमी कॉर्डिलेरा या फिर पर्वत श्रेणी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो रीजन है इसको पश्चिमी कॉर्डिलेरा या फिर
पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है यह पर्वतीय प्रदेश है जिसे पश्चिमी कॉर्डलेरा कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ से होता है? इसका विस्तार जो है मैक्सिको प्रदेश से लेकर अलास्का तक एक रेखीय स्वरूप में हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार जो है लगभग एक रेखीय स्वरूप में इसका विस्तार हुआ है। यह मोड़दार पर्वत के रूप में विकसित कई समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। जैसे हमारे हिमालय में कई समानांतर श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो वैसे ही यहाँ पर भी कई सारी समानांतर श्रेणियां हैं, इनमें ये डिवाइड है। इन समानांतर श्रेणियों में कास्केड श्रेणी, अलास्का श्रेणी, सियरा नेवादा श्रेणी और रॉकी श्रेणी प्रमुख हैं। उत्तर अमेरिका की जो अधिकांश नदियां हैं पश्चिमी कॉर्डलेरा प्रदेश से ही निकलती हैं। कॉर्डलेरा का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, ये ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। इसका नया नाम जो है देनाली है। देखिए ये अपडेटेड फैक्ट्स है, आप लोग अपनी नोटबुक वगैरह में जहाँ पर नोट्स बनाए हो वहाँ पर इसको अपडेट कर लेना। कॉर्डलेरा का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो माउंट मैकिनले है और इसका नया नाम जो है देनाली है। माउंट मैकिनले जो है अलास्का श्रेणी में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग जो है 6194 मीटर है। देखिए माउंट मैकिनले जो है ये न केवल पश्चिमी कॉर्डलेरा का बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भी सर्वोच्च चोटी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अलास्का जो रीजन है इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्राधिकार है। तो माउंट मैकिनले न केवल पश्चिमी कॉर्डलेरा का है बल्कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। कास्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट रेनियर है। इसकी ऊंचाई जो है 4392 मीटर है। वहीं कोस्ट रेंज या तटीय रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई जो है 6050 मीटर है और इसका नाम माउंट लोगन है जो कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट है। इसकी ऊंचाई 4399 मीटर है। देखिए खास करके माउंट एल्बर्ट के बारे में कई बार पूछा जाता है। कनाडा की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो 2-3 चोटियां हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं समानांतर श्रेणियों के मध्य अनेक अंतरापर्वतीय पठार स्थित हैं जिनमें प्रमुख हैं यूकॉन का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मैक्सिको का पठार। देखिए समानांतर श्रेणियां इस प्रकार की श्रेणियां हैं, इनके बीच में यहाँ पे पठार हैं जिनको अंतरापर्वतीय पठार कहा जाता है, जिनमें यूकॉन का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मैक्सिको का पठार शामिल है। ग्रेट बेसिन जो है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतरापर्वतीय पठार है। इसकी नदियां जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं और यह अंतःस्तरीय जल निकास का क्षेत्र बन गया है। देखिए उत्तर अमेरिका का सबसे निम्न बिंदु और विश्व का सबसे गर्म स्थान मृत घाटी या डेथ वैली है जो कि इसी बेसिन में यानी ग्रेट बेसिन में ही स्थित है। डेथ वैली जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है जो नेवादा के लॉस वेगस शहर के नजदीक में पड़ती है। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में कोलोराडो का पठार है। कोलोराडो की ग्रांड कैनियन जो है ये संसार में सबसे बड़ी है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं ये कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन है और हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि कैनियन जो है नदी की युवावस्था में बनने वाली स्थलाकृति है। कोलोराडो और उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र की मुलायम चट्टानों में बहुत गहरी गहरी घाटियां बना डाली हैं और इस प्रकार के बहुत लंबे, गहरे तथा दीवार के समान खड़े किनारे वाले महाखड्डों को कैनियन कहा जाता है। अलास्का और मैक्सिको के पश्चिमी कॉर्डलेरा में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी अलास्का रीजन में और मैक्सिको की जो पश्चिमी कॉर्डलेरा रीजन है यहाँ पर अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो ऊष्मा है ये भूमिगत जल को गर्म कर देती है और ऐसे गर्म जल के स्रोतों को उष्णोस्त्र या फिर गाइजर या फिर गीजर कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों की जो ऊष्मा होती है ये दरारों से होकर पृथ्वी का जो भूमिगत जल है इसको गर्म कर देती है, जिसकी वजह से जल जो है उबलने लगता है और ये गर्म जल के स्रोतों के रूप में ये बाहर निकलने लगता है। तो ऐसे स्रोतों को उष्णोस्त्र या फिर गीजर कहा जाता है। देखिए येलोस्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल जो है ये गीजर जो है विश्व प्रसिद्ध है, यानी ये येलोस्टोन पार्क में पड़ता है और ये ओल्ड फेथफुल के नाम से जाना जाता है जो कि संसार का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध गीजर है या फिर उष्णोस्त्र है। ये पश्चिमी उच्च भूमियां फर, स्प्रूस और सेडार के वनों से ढकी हुई हैं। इस क्षेत्र में कोयला, सीसा, जस्ता, सोना और तांबा मिलता है। उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर चिहुआहुआन मरुस्थल जो कि गर्म मरुस्थल है ये स्थित है। इसका विस्तार जो है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में है, यानी इसका विस्तार जो है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में हुआ है। पश्चिमी तट पर ही सोनोरान मरुस्थल स्थित है जिसका विस्तार अमेरिका और मैक्सिको में है, यानी पश्चिमी तट पर ही सोनोरान का मरुस्थल है, चिहुआहुआन का मरुस्थल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मोजावे मरुस्थल स्थित है। देखिए अमेरिका का ये कैलिफोर्निया राज्य है, इसमें जो है मोजावे मरुस्थल स्थित है और यह उत्तर अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है।
इसके बाद बात करते हैं उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियों की कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं। देखिए, उत्तर अमेरिका में कई नदियाँ हैं जिनमें कोलोराडो, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी और मैकेंजी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अपलेशियन से निकलने वाली नदियाँ जो हैं तेज गति से बहती हैं। इसका उपयोग जो है जल विद्युत बनाने के लिए किया गया है, यानी अपलेशियन से जो नदियाँ निकल रही हैं उनका उपयोग जो है जल विद्युत बनाने के लिए किया गया है। सेंट लॉरेंस नदी जो है, सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक्स जो है संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जैसा कि आप जानते हैं, ये आपकी सेंट लॉरेंस नदी रही जो कि लेक ऑन्टोरियो से निकलती है। तो सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स जो है संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है। मैकेंजी नदी जो है उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। देखिए, ये मैकेंजी नदी रही जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो मैकेंजी नदी जो है उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। मिसिसिपी नदी दक्षिण की ओर खूब विकसित क्षेत्रों से होकर बहती है। देखिए, ये रही मिसिसिपी नदी, तो ये दक्षिण की ओर बहती हुई गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना जल गिराती है। अब है उत्तर अमेरिका की जलवायु। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, उत्तर अमेरिका में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके दक्षिण में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रदेश है, वहीं उत्तर में जो है शीत प्रदेश है। उत्तर अमेरिका की जलवायु पर पश्चिमी कॉर्डिलेरा पर्वत श्रेणी और जो पूर्व की अपलेशियन पर्वत श्रेणी है इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो उत्तरी भागों को छोड़कर यहाँ ग्रीष्म ऋतु जो है गर्म रहती है। केवल उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र और जो पश्चिमी उच्च भूमियाँ हैं, यानी पश्चिम की ऊंची ऊंची चोटियाँ, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु पाई जाती है। ठंडी धाराओं से प्रभावित अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के तट महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में कम गर्म है। यानी जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के जो तट हैं, ये महाद्वीप का जो आंतरिक भाग है इसकी तुलना में ये कम गर्म है। दक्षिण से आने वाली गर्म पवनों के प्रभाव से न्यूयॉर्क जैसे स्थानों में कभी कभी गर्मी का प्रकोप हो जाता है। देखिए, दक्षिण की ओर से आने वाली जो उष्णकटिबंधीय पवनें हैं उनकी वजह से कभी कभी न्यूयॉर्क शहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उत्तर में पश्चिमी तट पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है, यानी उत्तर में जो पश्चिमी तट है ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है, और दक्षिण पूर्वी तट जो है सनमार्गी पवनों के प्रभाव में रहता है। यानी उत्तर का जो पश्चिमी तट है, उत्तर का जो पश्चिमी तट है, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं आप, ये वाला आप रीजन देख रहे हैं, इस पर पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है। वहीं दक्षिण पूर्वी का मतलब ये वाला जो रीजन है इस पर सनमार्गी पवनों का प्रभाव रहता है। प्रशांत महासागर के तट पर पछुआ पवनों से पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है। यानी प्रशांत महासागर का ये वाला जो तट है, इस तट पर पूरे वर्ष जो है जो पछुआ पवनें हैं इनकी वजह से भारी वर्षा यहाँ पर होती है। पूर्वी मध्य अमेरिका की उच्च भूमि और पश्चिमी द्वीप समूह यानी वेस्ट इंडीज में उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनों से वैसी ही भारी वर्षा होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वेस्ट इंडीज वाला रीजन है और यहाँ पर जो मध्य अमेरिका वाला ये वाला रीजन है, यहाँ पर जो सनमार्गी पवन है, उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवन है, इनसे यहाँ पर भारी वर्षा होती है। लेकिन संयुक्त राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग और मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी भाग बिल्कुल सूखे रहते हैं। यानी कि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है और मैक्सिको का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, ये वाला जो रीजन है ये पूरी तरह से सूखा रहता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि एरिजोना में वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। उत्तर अमेरिका के अधिकांश भागों में शीत ऋतु जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इस महाद्वीप के उत्तर और मध्यवर्ती भागों में तापमान जो है हिमांक से भी नीचे चला जाता है, यानी शून्य से भी नीचे चला जाता है। वर्षा की मात्रा जो है महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग हैं इनमें घटती जाती है। जैसे जैसे हम तटों से अंदर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है ये भी घटती जाएगी। और इसका जो टेम्परेचर है, तापमान भी है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर घटता जाता है। यानी टेम्परेचर जो है ये दक्षिण से जैसे उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता जाएगा। इसके बाद आ जाती है उत्तर अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति। तो महाद्वीप के सबसे उत्तरी भागों में शीत ऋतु जो है लंबी होती है, यानी यह 8 से लेकर 9 महीनों तक रहती है। और इस 8 से लेकर 9 महीने के पीरियड में ये पूरा प्रदेश बर्फ से जमा रहता है। यहाँ पर जो गर्मियाँ हैं बहुत कम समय के लिए पड़ती हैं। इस अवधि में केवल काई, लाइकिन और कुछ प्रकार की घासी यहाँ पर उगती है, इसलिए इसे टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी इसे टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय भालू, कैरिबू, मस्क वेल और रेंडियर जो है टुंड्रा प्रदेश के प्रमुख जानवर हैं। देखिए, टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में शंकुधारी वनों की पेटी है और इन वनों को टैगा कहते हैं। यानी इनके दक्षिण में जो है इस तरह की शंकुधारी वनों की पेटी है जिसको टैगा कहा जाता है। कनाडा में टैगा जो है अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले हुए हैं। यानी ये प्रशांत महासागर से लेकर ये अटलांटिक महासागर तक टैगा वन फैले हुए हैं। संयुक्त राज्य की पश्चिमी उच्च भूमियों की ऊंची श्रेणियों पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में बालसम, देवदार तथा लाल और सफेद चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें मुलायम लकड़ी मिलती है।
टैगा क्षेत्र में शीत ऋतु जो है ठंडी होती है और कठोर होती है, वहीं ग्रीष्म ऋतु जो है कॉन्स्ट यानी गर्म और छोटी होती है। यहाँ पे वर्षा कम होती है और वर्षा होती भी है वो हिम के रूप में होती है, छोटी छोटी हिम के रूप में वर्षा यहाँ पर होती है। टैगा प्रदेश या शंकुधारी वनों के दक्षिण में मिश्रित वनों का क्षेत्र है, यानी इसके दक्षिण में जो है ये मिश्रित वनों का क्षेत्र है। यह जो है दक्षिण पूर्वी कनाडा और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है। यहाँ पर सामान्य वर्षा होती है। यहाँ पर शीत ऋतु जो है ठंडी होती है और ग्रीष्म ऋतु जो है कॉन्स्ट यानी गर्म होती है। इस पेटी में शंकुधारी और पर्णपाती वन मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। पर्णपाती कठोर लकड़ी वाले वनों के प्रमुख वृक्षों में लाल और सफेद स्प्रूस, चीड़ और हेमलॉक शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो है मध्य अमेरिका, मैक्सिको के पूर्वी भागों में और पश्चिमी द्वीप समूह में पाए जाते हैं, यानी कि ये मध्य अमेरिका, मैक्सिको के कुछ भाग और जो आपका पश्चिमी द्वीप समूह है उसके कुछ भाग में ये वन पाए जाते हैं, यानी पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ कुछ रीजन में यहाँ पर आपको जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलते हैं। इन वनों में ताड़ और महोगनी और लॉन्गवुड नामक वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका के आंतरिक भागों में जो है प्रेरीज घास भूमियाँ यानी शीतोष्णकटिबंधीय जो घास भूमियाँ हैं वो पाई जाती हैं। प्रेरीज में लंबी और पौष्टिक घास उगती है। यहाँ शीत ऋतु में बहुत ठंड और ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वर्षा जो है बहुत ज़्यादा हल्की और अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे वर्षा होती है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भागों में, यानी ये दक्षिण पश्चिमी भाग ये वाला भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भागों में तथा मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा जो बहुत कम होती है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जमीन काफ़ी ज़्यादा शुष्क है, पथरीली है, तो यह एक पथरीला और रेतीला मरुस्थल है। यहाँ शीत ऋतु जो है ठंडी होती है और ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों में अनेक प्रकार के कैक्टस हैं, यानी यहाँ पर केवल क्या है मरुस्थलीय वनस्पति जो है वही उगती है। कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, यानी कैलिफोर्निया का जो पश्चिमी तट है ये वाला जो रीजन है यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु जो है गर्म और शुष्क होती है और शीत ऋतु मृदुल और सामान्य वर्षा वाली होती है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है, सर्दियों की ऋतु में होती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष जैतून, चीड़, संतरा, चेरी और कार्क ओक यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। तो ऐसे करके हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।